कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को बता दें कि आप लोग का 4 तारीख यानी कि 4 फरवरी को हिंदी पेपर होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो दोस्तों सब्जेक्टिव पेपर से है ना। तो जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा सभी वायरल है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। अगर हमारे से आप जुड़ गए हैं तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और ये सारे क्वेश्चन को समझिएगा। दोस्तों क्लास 10th का हिंदी का पेपर जो है सो जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपके क्वेश्चन मैच करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा सारे क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। और जो बच्चे हमसे नए जुड़ गए हैं सभी को कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा और प्यारा से कमेंट कीजिएगा कि झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा वीडियो चल रहा है और आप कहाँ से देख पा रहे हैं हमें। और दोस्तों बाकी क्वेश्चन जो है सो लगातार अब आने वाली है, नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी आएगी है ना। मैं इसके 4-5 वीडियो डाल देने वाला हूँ ताकि आप लोग का जो है सो क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे। चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि पेपर आपका हिंदी का है। एक बार फिर से आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जो भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो आप यहाँ देख रहे हैं बुक से है ना। सारे आपके जो हिंदी टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चन आपको जो मैं करा दूंगा, छूटेगा नहीं, ठीक ना। सबसे पहला सवाल देख रहे हैं क्या है कि हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को क्यों निहारते थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप क्वेश्चन के नंबरिंग पे नहीं जाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर अपना जो है फोकस कीजिएगा। तो हवलदार साहब एक जो है ना देशभक्त व्यक्ति थे, आप लोग को मालूम ही होगा, जैसे कि आपने कहानी पढ़ा होगा उसमें बताया गया है। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति देखकर उन्हें जो है सो प्रसन्नता हुई, लेकिन नेताजी की नाक पर संगमरमर की चश्मे की जगह पर मानवीय चश्मा देखकर उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ। वे हमेशा चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते थे और उन्हें आश्चर्य होता था कि चश्मा रोज बदल जाता है। तो हवलदार साहब को ये दिख करके काफ़ी जो है सो अचंभित उसे अनुभव होता था कि आखिर चश्मा रेगुलर बदलता कैसे है ना। तो जितना हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उतना आंसर देंगे, ज़्यादा नहीं इसमें बढ़ाएंगे। और इससे रिगार्डिंग और भी सवाल आएंगे तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, वो सवाल भी हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं दोस्तों क्या है कि लेखिका की अपनी पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि लेखिका का जो है ना विचार अपने पिता के विचार से हमेशा अनबन रहता था, उनका मिलता नहीं था। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। इसे ऐसा ही पूछ सकता है कि लेखिका को अपने पिता के से संघर्ष क्यों करना पड़ा, अपने पिताजी के विचार से, अपने पिताजी के मर्जी के खिलाफ उन्हें क्यों जाना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। ये भी हम लोग जो है सो देखने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लेखिका के विचार पिता से भिन्न थे, फलस्वरूप पिता पुत्री के बीच टकराव होता रहता था। ये टकराव भिन्न भिन्न रूप धारण करके लेखिका के स्वभाव में समा गए। लेखिका के पिता लड़की को विशिष्ट भी बनाना चाहते थे और मान सम्मान के प्रति भी सावधान थे। लेखिका विशिष्टता लेखिका के स्वभाव में समा गए थे। लेखिका के पिता लड़की को विशिष्ट भी बनाना चाहते थे और मान सम्मान के प्रति भी सावधान थे। लेखिका विशिष्टता का मार्ग पकड़कर स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में सड़क पर उतर पड़ी। नारे, जुलूस, हड़ताल, भाषण आदि उनका दैनिक कार्यकलाप हो गया था। दूसरी ओर लेखिका के पिता ने से विरोध कर अपनी शादी स्वतंत्रता पूर्वक राजेंद्र यादव से कर लिया, है ना। इस प्रकार लेखिका को अपने पिता से संघर्ष करना पड़ा। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि लेखिका को अपने पिता से कभी भी है ना ये नहीं बनता था, अनबन रहता था, क्योंकि लेखिका का सोच विचार और उसका काम करने का तरीका अलग था और उसके पिता का जो है सो स्वभाव, उनका पिता का विचार स्वभाव अलग था, इस कारण से हमेशा इन दोनों में संघर्ष रहा है। इसका आप जो है सो क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। चलिए देखते हैं इसका आंसर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनकी संस्कृति में हिंदुओं और मुसलमानों की संस्कृति मिली जुली थी। मुस्लिम धर्म त्योहारों में उनकी गहरी आस्था थी। वे पूरी श्रद्धा से मुहर्रम मनाते थे। वे पाँचों समय नमाज अदा करते थे। वे जीवन भर हिंदू मंदिरों में सहनाई बजाते रहे। गंगा को मैया मानते थे और बाबा विश्वनाथ के प्रति आस्था रखते थे। काशी से दूर रहने पर बालाजी के मंदिर की ओर मुँह करके प्रणाम किया करते थे। इन्हीं कारणों से उन्हें मिली जुली संस्कृति का प्रतीक माना गया है। और ये बिस्मिल्लाह खान से जो क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, इसको भी आप लोग जो है सो थोड़ा सा याद कर लें। देखिए एक सवाल और है नीचे है, उसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल को अलग तरीके से पूछा गया है। देखिएगा सवाल वही है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान
वास्तविक अर्थ में सच्चे इंसान थे। वहाँ मिली जुली संस्कृति के थे और यहाँ पे बोला है क्या, वास्तविक अर्थ में सच्चे इंसान थे। तो चलिए इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां सच्चे अर्थों में एक सधे हुए इंसान थे। उनमें धार्मिक कट्टरता, क्षुद्रता और है ना तंगदिली नहीं थी। काशी में रहकर उन्होंने काशी की परंपराओं को निभाया। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया। इस्लामिक धर्म का उन्होंने अच्छी तरह निर्वाह किया। सबों के प्रति उसमें क्या है, अगाध प्रेम का भाव था। वे जीवन भर फटेहाल, सरल और सादे रहे और ऊंचे ऊंचे सम्मान पाकर भी वे सरल बने रहे। तो इस तरह दोस्तों बिस्मिल्लाह खां की खूब जो है सो दोस्तों तारीफ़ होती है और ये सच्चे इंसान कहे जाते हैं, क्योंकि उनका जो है सो सादगी जीवन, उनका जो है सो कभी भी भेदभाव नहीं था हिंदू मुस्लिम के प्रति। और वे हिंदुओं के धार्मिक स्थान पर रह करके जो है सो हिंदी रीति रिवाज को खूब मानते थे, है ना, वहाँ सहनाई बजाते थे। और अपने फैमिली में भी जो इस्लामिक परंपरा थी उनको भी वो मानते थे, यानी कि दोनों को ये मिला चलते थे। इस प्रकार से उन्हें जो है सो एक सच्चा इंसान कहा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है दोस्तों। सवाल है कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो देखिए लिख रहा है उत्तर कि उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, वर्षा से धरती के तपन को दूर करने वाली शक्ति के रूप में, ठीक है ना, पहला। और दूसरा, अपने गर्जन से लोगों में उत्साह पैदा करने वाले के रूप में, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बादल जो है सो अपने जो उत्साह कहने का मतलब बादल को उत्साह क्यों कहा गया है उसका अर्थ निकाला गया है यहाँ पे। तो बताया जा रहा है कि धरती तपी भी होती है तो उसमें वो क्या करता है, जो बारिश जब होती है तो उसको ठंडा करता है ना। अपने गर्जन से लोगों में उत्साह पैदा करता है कि बारिश होने वाली है, फसलें जो है सो अच्छी होगी और हरियाली फैलेगी, है ना। तीसरा क्या है, अपने वर्धन से इस सृष्टि में क्रांति लाने का जो है सो ये रूप है। बादल क्या है दोस्तों, बादल क्रांति का रूप है, क्योंकि इसी से सृष्टि का सृजन होता है ना। बारिश होगी तो आपका जो है सो नदी, खेत खलिहान सब जो है सो हरे भरे और फले फूले नजर आएंगे। और लोगों के कष्ट को दूर करने वाली शक्ति के रूप में भी बादल उत्साह के रूप में जाना जाता है। तो इसमें यही इसका अर्थ निकलता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं क्या है। फसल को हाथ के स्पर्श की गरिमा और महिमा से कवि का क्या जो है सो व्यक्त करना चाहता है, कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। यानी कि दोस्तों हाथ के स्पर्श की गरिमा और महिमा, कवि जो है सो फसल को कह रहे हैं। ये इसका अर्थ क्या है सुनिए। इसमें कवि कहना चाहता है कि किसानों के श्रमपूर्ण हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही ये फसलें इतने फलते फूलते हैं। ये किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा का ही एक प्रतिफल है कि फसल इतने अधिक बढ़ती चली जाती है। मतलब किसानों का स्पर्श और किसानों का प्रेम से ही फसल लहलहा उठता है। इसलिए यहाँ बताया गया है कि हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा है फसल, है ना। इसको आप लोग देख लें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट सवाल है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। या फिर सवाल ऐसे पूछ देगा, संगतकार कविता में किस जीवन मूल्य को उभारा गया है। आइए इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं। लिख रहा संगतकार के माध्यम से कवि विभिन्न कार्यों में लगे सहायकों की ओर संकेत करना चाह रहा है। इसके प्रयास अनदेखे भले ही रह जाते हो, किसी कार्य की सफलता में इनका बड़ा योगदान होता है। कलाकारिता अथवा दूसरे कार्यों में जुटे लोगों को चाहिए कि वह अपने प्रधान का हर प्रकार से सहयोग करे। इस प्रकार संगतकार अपने मुख्य गायक को हर प्रकार से सहयोग करते हैं, इसी प्रकार सभी सहायकों को अपने मुखिया का सहयोग करना चाहिए। अर्थात दोस्तों संगतकार में जो है सो संगीत बजाने वाले जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो है सो जो संगीत गाने वाले जो सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, उनका वो खूब बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। संगतकार कविता में जो है सो यही बताया गया है कि अपने सहयोग, अपने से बड़े या फिर अपने से मुख्य जो हमारे होते हैं, है ना, उनका सम्मान करें, उनका सहयोग करें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए इसका जो है सो शीर्षक सुझाएं। तो माता का आंचल शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है। इस संस्मरण में बाल्यावस्था में जितनी भी बातें बताई गई है उसका अंत माता के स्नेह में हुआ है। माता का स्नेह ही इसका निष्कर्ष है। इसके और भी शीर्षक हो सकते हैं, यथा बचपन की मस्ती, बचपन का जीवन, पिता का प्यार और माँ का स्नेह इत्यादि हो सकता है। तो माता का आंचल इसलिए बोला गया दोस्तों क्योंकि माँ ही जो है सो अपने बच्चे का जो है सो बच्चे से स्नेह करती है, प्रेम करती है, उससे लाड दुलार प्यार करती है ना, और उसे असुरक्षित से सुरक्षित महसूस कराती है। और इसलिए इसके अलावे और भी चीज़ें हो सकती है। शीर्षक देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा था ना, बचपन की मस्ती, बचपन के जीवन, पिता का प्यार इत्यादि, ये आप जो है सो माँ का स्नेह इत्यादि आप इस चैप्टर का शीर्षक दे सकते हैं। हालांकि ये जो है सो अपने आंसर अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखने का चीज़ था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत में के मधुर गायन की विशेषता बतावें। तो बाल गोविंद भगत के जादुई संगीत में मस्ती, तल्लीनता और गायन कला की अलौकिक मिठास का अद्भुत संगम था। बाल गोविंद भगत का संगीत स्वर जादू सा था। उसका स्वर मानो ऊंचाई पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जाता था। उनके गाने में इतनी तमन्यता और कबीर के ईश्वर और जीव के बारे में है ना ज्ञान भरी बातें होती थी कि वह सभा को चौका चौंध या फिर चौंका देता था है ना। यानी कि बाल गोविंद भगत मधुर गायन करते थे और उनके आने से हर सभा में जो है सो लोग चौंक जाते थे। मतलब सभा का ये जो है सो शोभा बना देते थे है ना, सभा का शोभा ये बढ़ा देते थे। इसलिए बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता दोस्तों बताई गई है, आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी लेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए। तो आंसर है हालदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा है ना वाला अवश्य कोई फौजी आदमी या नेताजी का साथी रहा होगा, लेकिन वह उस बूढ़े मरियल फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। हालदार साहब यह भी सोचने लगे कि उसका नाम कैप्टन क्यों पड़ा, है ना। दोस्तों चश्मे वाले एक जो था ना व्यक्ति, वो क्या था, फेरी वाला था, बूढ़ा था, बहुत कमज़ोर था। तो वो चश्मा नेताजी को मतलब जो है सो मूर्ति पर लगाता था। तो हालदार साहब सोचते थे कि कौन आदमी है जो लगाता था, वो जरूर कोई जो है सो नेताजी का दोस्त होगा, इसलिए उसको लोग कैप्टन बोलता है। लेकिन जब देखा कि कैप्टन, इसको लोग बोलते तो जरूर है लेकिन कैप्टन जैसा लगता नहीं है, ये गरीब और एक बरियल और बूढ़ा जैसा आदमी है और फेरी वाला है ना। तो उसको देख करके ये क्या हो गए, आश्चर्य में पड़ गए, चक्कर खा गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका की लेखिका को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो पाया और ना ही कानों पर। तो लेखिका के आंदोलनकारी व्यवहार को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया और लेखिका के पिता ने कॉलेज जाकर सारी बातें जो है सो का जायजा लिया। या सुनकर कि उनकी बेटी कॉलेज की नेत्री है और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही है, उन्होंने काफ़ी गर्व महसूस किया, है ना। उन्होंने प्रिंसिपल को उत्तर दिया कि यह तो देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है, ठीक ना। यानी लेखिका जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव थी अपने कॉलेज स्कूल लाइफ में। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। इस घटना के बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी जो है सो आंखों पर विश्वास हुआ और ना ही कानों पर। पिताजी ने घर आकर लेखिका को शाबाशी दी। इससे लेखिका का जो है दोस्तों व्यवहार काफ़ी मतलब लेखिका को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और लेखिका के बदलते हुए व्यवहार काफ़ी जो है सो यहाँ पे आश्चर्य की गई। लोग जो है सो आश्चर्य करने लगे, उसके मम्मी पापा बोल सकते हैं, उसके पिताजी आश्चर्य करने लगे कि मेरी बेटी जो है सो इतना ज़्यादा नाम कमा रही है अपने स्कूल कॉलेज में और उन लोगों के मन में विश्वास बना रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि बिस्मिल्लाह खान कला के अन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दे। बिस्मिल्लाह खान ने 80 वर्षों तक शहनाई वादन का काम किया। भारत में वे सबसे बड़े शहनाई वादक थे। उन्होंने जो है सो शहनाई वादन में भारत रत्न की उपाधि जो है सो प्राप्त की थी, ठीक ना। वे कला के क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति थे। वे अंत तक खुदा से अच्छे सुर की मांग करते रहे और वे कभी इस क्षेत्र में अपने को पूर्ण नहीं मानते थे। इससे पता चलता है कि वे सच्चे कला साधक थे, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिस्मिल्लाह खान से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं तुरंत इसका पार्ट 2 ला रहा हूँ, आप लोग वेट करेंगे और जो है सो इंतजार करेंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो नया वीडियो डालूँ आप लोग को मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। चलिए वेलकम है आप लोग का हमेशा हमारे चैनल पर। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।